बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जो लोग भी मेरा ये वीलॉग देखते हैं या मेरे कोई क्लिप्स देखते हैं या मुझे मुख्तलिफ़ चैनल्स पे देखते हैं या दिलचस्पी रखते हैं, तो उनको मेरे ज़ाती मामलात के बारे में अगर कमाहक़हू पूरी तरह नहीं तो किसी हद तक इदराक का जानते हैं। मैं बहुत सारे ज़ाती मामलात, शख्सियात को कभी डिस्कस नहीं करता हूँ सिवाय उनके जो कि मुल्क के ऊपर जिनके असरात अच्छे या बुरे मेरे नज़दीक मैं दोबारा कहता हूँ मेरे नज़दीक मुरतब हुआ चाहते हैं, तो ज़ाहिर है मैं उनको डिस्कस भी करता हूँ, फिर उनके बारे में अपनी ओपिनियन भी देता हूँ। बाकी मुझे कोई शख्सियत, कोई बंदे उनके बहुत एक्साइटमेंट होती है, लेकिन मेरे पास इस वक्त पाकिस्तान के जो मारूज हालात हैं उसमें कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि मैं अपनी ज़ाती पसंद नापसंद या अपनी ज़ाती चीज़ें जो उनको प्रमोट करूँ। मेरा बेटा जो है हसन खान बहुत माशाल्लाह मैच्योर है, पढ़ा लिखा है, 4 डिग्रियाँ उसके पास, बैरिस्टर है, LLM है, लॉ ग्रेजुएट है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट ग्रेजुएट है और जो बड़े अच्छे स्कूलों से फारुकुल तहसील है। अब उनकी जो सियासी आइडियोलॉजी है या लीनिंग है वो मुझसे मुख्तलिफ है। ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बारे में मेरा चूँकि सियासी तौर पे मैंने कोई पोजीशन नहीं ली हुई, मैं सियासत के अंदर प्रैक्टिकल नहीं हूँ। ये कहना कि मैंने पोजीशन नहीं ली, मैंने पोजीशन ली हुई है लेकिन मैं प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में नहीं हूँ। यानी कि ना मैंने कोई इलेक्शन लड़ना है, ना मैंने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी है, ना मैंने पहले कभी इलेक्शन लड़ा है, ना पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की है। मैं हमेशा दोस्तों को मेरे जो करीबी हैं वो जानते हैं कि 1977 में जब अभी मैं यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ता था तो मैंने अपने आप से कसम ली थी कि पाकिस्तान की सियासत को उस वक्त जो मैंने देखा था जो इससे 100 गुना बेहतर हालत में थी, तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि इसके अंदर आना नामुमकिन है, इसके अंदर जगह बनानी नामुमकिन है और तज़ीय औकात है। अपनी आइडियालॉजी को प्रमोट करने के लिए अगर कोई बहुत ज़रूरत पड़ी तो मीडिया का सहारा ले लूँगा, कोई बहुत ज़रूरत पड़ी तो कोई इस तरह के फोरम इस्तेमाल करता रहूँगा, कोई थिंक टैंक से ऐसा बन जाऊँगा, लेकिन सियासत में नहीं होगा। बहरहाल मेरे बेटा हसन खान जो है उनका स्टार्ट मुझसे थोड़ा पीछे है क्योंकि स्टूडेंट्स लाइफ में होते हैं एक्टिविस्ट नहीं थे जितना मैं एक्टिविस्ट था। मैं बल्कि एक फ्रंट पे या बिल्कुल एक फ्रंट लाइन जो है एक्टिविस्ट था। तो खैर ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अब वो तहरीक इंसाफ में जब आए तो उसकी कई वजूहत हैं। एक बात तो यह है कि जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं वो उनके सगे मामू हैं, अकलौते मामू हैं, उसके लिए हमेशा आपके लिए दिल के अंदर मुख्तलिफ जगह होती है, ठिकाना होती है। फिर अल्लाह ताला के फजल करम से हमारी एस्टैब्लिशमेंट और ख़ुसूसन जिसको कहना चाहिए कि एक इंतहाई मुजरिम आदि पाकिस्तान का, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के 3-4 जो बड़े मुजरिम अगर मैं तलाश करूं तो जो अयूब खान जो है, याया खान और उसके बाद जनरल बाजवा, मेरे नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा पाकिस्तान को किसी और शख्सियत ने नुकसान पहुँचाया है या पाकिस्तान को जो हमारे अंदर जो तबाही और बर्बादी ने एक हमारे ख़िलाफ़ एक तहलका मचाया, तो ये तीनों बंदे जो हैं अपने अपने वक्त में दाम दौर में सुख ने पूरा हिस्सा ले गए। तो उसने क्या किया, जनरल बाजवा साहब ने स्टार्ट उनका नहीं था, उससे पहले इनके जो पेशवा थे वो भी एक बड़े मर्द मुजाहिद जनरल राही शरीफ थे, उन्होंने शुरू किया और उन्होंने सोचा कि नवाज शरीफ और इनको हर दफ़ा हमारी एस्टैब्लिशमेंट होता है जी इसको अंडू कर दें और एक नया स्ट्रक्चर हम खड़ा कर दें। पता नहीं 70 साल से कोई चौथी 5-6 दफ़ा हर 5-10 साल बाद हम जो है 0 पॉइंट पे होते हैं, वहाँ से फिर पाकिस्तान जो है स्टार्ट ले रहा होता है। चलो जब तक है, एक दफ़ा हम खर्च कर बैठे हैं, 2 हिस्सों में तकसीम हो गए, सबक नहीं सीखा। अब भी अल्लाह करे कि जी पाकिस्तान कायम रह जाए, पाकिस्तान है तो कुछ हमारी औकात है, अगर नहीं होगा तो कुछ नहीं रहेगा। अब इन्होंने जनरल बाजवा साहब ने एक मीडिया कैंपेन चलाई कि नवाज शरीफ साहब को और बाकी पार्टी को अंडू करने के लिए, और बेईमाना तरीके से चलाई। 2014 में राहिल शरीफ साहब की वक्त में शुरू हुआ और 2016 में इनके ज़हूर के बाद, जनरल बाजवा के ज़हूर के बाद नवाज शरीफ साहब के बारे में वन साइडेड मीडिया कैंपेन, स्लैंडरिंग कैंपेन, इल्ज़ामात कैंपेन, पैनामा के अंदर उनको सिंगल आउट करके उसके ऊपर उनको जो है नवाज शरीफ साहब को बहुत ही एक ऐसा चला कि लोगों के जहन जो थे, जो खाली जहन थे, जिनके पास अकल नहीं थी, जिनके पास शऊर नहीं था, जिनकी सियासी ट्रेनिंग नहीं थी, वो तकरीबन सारों के जहन खाली थे, उनके अंदर इन चीज़ों को घुसा दिया गया
और सोचा गया कि इमरान खान साहब की सूरत में अब हमेशा हमेशा के लिए हमने मिलिट्री सिविल तल्लुकात भी ठीक हो जाएंगे, एक मिट्टी का मादू होगा और हमारी हुकूमत होगी। जनरल बाजवा साहब के तो समझ नहीं आ रही थी कि कितना अल्लाह ताला ने उनकी लॉटरी निकाल दी है कि तो हद निगाह गैर मुय्यन मिदत के लिए उन्होंने आर्मी चीफ रहना था। इनसे पहले भी ये सोचते रहे लोग। अयूब खान ने भी ताहद निगाह पूरी ज़िंदगी के लिए आर्मी चीफ बनने का सोचा था और उसके ज़रिए पूरे पाकिस्तान में हुकूमत करने की ठानी थी। यही बात जो उसके बाद आने वाले लोगों ने भी यही सोचा था। और हर ये जितने आर्मी चीफ आते रहे, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने कोई पोस्ट में ऐसी रखी है कि जब आप आ जाते हैं तो आप अपने आखिरी सांस तक इस पोजीशन पे रहना चाहते हैं, पसंद फरमाते हैं अपने लिए ये पोजीशन कि मेरे अलावा किसी और को नहीं मिलनी चाहिए। और जब इस पोजीशन पे आते हैं तो उनके आपके जो 4, 5, 6, 7 जनरल फैज़ हमीद जैसे, ज़हीनुल इस्लाम जैसे मुफाद परस्ती जनरल जो वो तासुर ये देते हैं कि हजूर अल्लाह ताला ने आपका इकबाल बुलंद हो, इतने इख्तियारात आपके पास कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट महबूब आपके कदमों पे, पार्लियामेंट जब चाहें जो चाहें कानून साजी करवाएं, किसको सपोर्ट करनी है वो करें, वज़ीर आज़म जो बने, जब चाहें आपके जेब की घड़ी और हाथ की छड़ी बन सकता है। ये वो कैफियतें हैं जो जब उनको पता चलती है तो वो बंदा ये सोचता है या उसको ये तासर दिया जाता है कि खुदा न खास्ता अगर अल्लाह मियाँ ज़मीन पे किसी शक्ल को होता तो वो आर्मी चीफ की शक्ल को होता। अगर इससे हमारे मुल्क को फ़ायदा हुआ होता, अगर 70 साल हमारे मुल्क में से एक रत्ती बराबर इसका फ़ायदा हुआ होता तो मैं कहता कि चलो इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दो। मुल्क की तबाही और बर्बादी का पूरा ग्राफ है जो इस सारी कैफियत के अंदर हमने सफ़र किया है, पाकिस्तानी कौम जो है उसने सफ़र किया। मैं इसमें एक और जुमला मुतरदा कहता जाऊँ, एक दरमियान में टाँका ज़रूर लगाता जाऊँ। ये इमरान खान साहब एक किसका तोहफ़ा है? ये 90% जनरल बाजवा का और 2-4-5% जनरल पाशा, जनरल ज़हीरुल इस्लाम, जनरल राही शरीफ उनको कर ले। वजह निज़ा है ना, इस वक्त पाकिस्तान के लिए जो तबाही और बर्बादी का या जो पाकिस्तान के अंदर जो एक अफरा तफरी है, जो क्योस है, उसका हमारे इमरान है ना, किसने पैदा किया है? इनके पास क्या सकत थी? ये तो शौखाना हॉस्पिटल बनाने के बाद और वर्ल्ड कप जीतने के बाद जमानतें जब्त करा चुके थे। 1996 के इलेक्शन में भी, 2002 के इलेक्शन में भी इनकी सारी जगहों पे जमानतें जब्त हुई थी। 2008 का बाइकआउट किया, 2013 के अंदर जो हालात देख लें, कौन उठा के लाया था, किस तरीके से लाया गया था, और आज अगर तबाही बर्बादी है तो उसके जिम्मेदार कौन थे? यही लोग थे। तो ये सारा ये जो 9 मई का वाक़या हुआ है, अल्टीमेटली किस चीज़ पे ये थी मुंतज हुई, किस चीज़ पे इख्तिताम हुआ? 9 मई के वाक़े के ऊपर हुआ जो रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमला था। अब ये बताएं कि इमरान तो मुर है नाचीज़, असल कौन था? जनरल बाजवा। अब 9 मई के ऊपर 29 मई को यौम तकरीम शोदा मनाया गया। मेरी कौम, आपने देखा कि जनरल बाजवा स्टेज के ऊपर बैठे थे जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ। मुझे बताएं कि क्या लोगों ने महसूस किया होगा कि आपने ये बता रहे हो, हम मान रहे हैं। मैं तो इस बात को हमेशा कहता हूँ कि इमरान खान साहब सोली जिम्मेदार है 9 मई के लिए। 1 साल लोगों को उकसाया और इस जगह पे लेके आए, लेकिन बाजवा साहब के लिए गुंजाइश थी तो क्यों थी? चलो इसको भी छोड़ें। चले मुशर्रफ के ऊपर जब आर्टिकल 6 लगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, नवाज शरीफ ने लगाना शुरू किया। कहते हैं जी ये जुर्रत हुई कैसे कि आप एक आर्मी चीफ के ऊपर आर्टिकल 6 लगाएं? हजूर ये बातें जो है ना, आप ऐसा, अगर ये निज़ाम ज़्यादा चलने वाला नहीं था, इसलिए जब 2022 में आखिरी 2-3 महीनों में जनरल बाजवा साहब अपने दायरे के ऊपर पिल पड़े, उसकी वजह ये थी। अल्लाह रहम करे कि ये जो बाजवा साहब एक नया मुआंदाना रवैया या एक मजमूम अपना एक अज़ाइम जो है वो खा गए या बीज बो गए, इनका आगे क्या चलेगा? तो मुझे ये है कि जी इस सारे उसके अंदर मैं कहाँ से कहाँ निकल गया। मेरे जो बेटा हसान था वो इमरान खान साहब का जो नथी हुआ, तो इस सारे अंदर जो कि इन्होंने 5-6 साल, जबकि इमरान खान साहब की कोई औकात नहीं थी, इन्होंने उनके ज़हन आम नौजवान नस्ल के भरे। उसका इमरान हसान के पास ये मार्जन भी था कि उसका मामू भी था। मैं सियासत के अंदर प्रैक्टिकल हूँ नहीं, अगर वो प्रैक्टिकल है तो मेरे लिए कोई वजह निज़ा नहीं थी। मुझे पता था कि ये बर्बादी की सियासत कर रहा है, मामू के साथ कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जहाँ और बेशुमार नौजवान थे
जो हेप्नेटाइज हो गए, जो मेस्मराइज हो गए, जिनका गहन जिम्मेदार वही लोग हैं जिन्होंने 5 साल नवाज शरीफ साहब के खिलाफ बेईमाना प्रोपेगेंडा किया, एक तरफा प्रोपेगेंडा किया सियासतदानों के खिलाफ। फजल रहमान साहब को बेचारों को गालियाँ दिलाई, उसका ये मंतकी नतीजा था कि ये लोग जो हैं ये वही अपनाते, ये अपनाना चाहते थे। पूरा इदारा जो था इस काम के लिए लगा हुआ था। आप कहते हैं जी कि इसको अंडू कर दें, मैं तो हमेशा कहता हूँ ये अंडू नहीं होगा। चुनाचे हुआ ये कि 9 मई के बाद हसन खान जो है उनका नाम भी आया। जो कुछ किया गया, मैं अल्लाह मियाँ को हाजिर नाज़िर जाने कहता हूँ कि 100% झूठ है। अब उसके बारे में कहा गया कि उसे पतलून हवा में लहराई। अब जब ये बात होती है तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि काम जो उसने नहीं किया है, इसका मतलब है कि अगर आप ये कहते हैं कि उसने किया है तो क्या करना चाहते हैं। हुआ क्या वाक़या, एक बंदा जो है वो तकरीर कर रहा है, वहाँ पे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। वो एक मुकद्दस जगह है हमारे कंटोनमेंट। मैं नहीं समझता हूँ कि कंटोनमेंट के अंदर इमरान खान साहब के चाहने मानने वाले वो जुलूस निकाल के जाए। मैंने तो उससे हमेशा मजम्मत की है, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। वहाँ ये जलसा कर रहे हैं मजूम, लेकिन उस कानून की खिलाफवर्जी जो है उसके अपने सजाएँ हैं, बिल्कुल मिलनी चाहिए। जिन्होंने कंटोनमेंट जाके जलसे किए हैं उनको अब सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इस पर राय में उस तकरीर के अंदर कोई वायलेंस की, कोई इंसाइटमेंट की है, बिल्कुल बता दें, उसको सजा मिलनी चाहिए। कोर कमांडर के घर के करीब गए हैं, उकसाया है, उसके घर के करीब गए हैं, कोई और हरकत की है, उसको सजा मिलनी चाहिए। पतलून लहराई है जो कि बड़ डेरोगेटरी, हाँ उसने बहुत ज्यादती की है। किसी ने जब पतलून लहराई तो शायद उसका हाथ भी टच नहीं होता। ये दिखाते हैं जानबूझ के पतलून है और ये उसका हाथ यूँ करके खड़ा कर देते हैं। लगता यह है कि जैसे पतलून जो है इन्होंने उसकी तरफ, फिर प्रोपेगेंडा का ज़माना है। खुद इमरान खान साहब ने इसी प्रोपेगेंडे के ज़रिए लोगों को कि झूठे काम किए और आज वो अपने भी पड़ रही है। जब लहराया तो उन्होंने कहा जी ये लहरा रहे हैं पतलून, अब दूसरी बात ही नहीं करते। तो चुनाचे मुझसे जब किसी एक फौजी अफसर ने, एजेंसी के बंदे ने कहा जी कि इमरान हसन खान छुपता फिर रहा था और वो आराम से एक खुडे लाइन लगा हुआ था, पता नहीं उससे गिरफ्तार करके कोई फ़ायदा होगा तो ज़रूर हासिल करना चाहिए। गिरफ्तार किया गया तो मुझे कहा जी आप इसकी गिरफ्तारी दिलाते हैं। मैं कहा बिल्कुल दिलाता हूँ। हसन खान को मैं खुद पेश करने पर तैयार हूँ, एक शर्त के ऊपर, जो उसने जुर्म किया है वो उस पर केस बने। पाकिस्तान एक आईनी रियासत, आर्टिकल 10A फेयर ट्रायल देता है हर शहरी को अपने आप को डिफेंड करने का, और उसके ऊपर हर बंदे को, नवाज शरीफ साहब हो, इसाक डार साहब हो, इमरान खान साहब हो, हर एक फेयर ट्रायल देता है। अदालती निज़ाम मौजूद है, या मार्शल लॉ लगा दें, उसके बाद जो मर्जी करना चाहें और उनके क्विक फिक्सेस करें, मिलिट्री ट्रायल करें और लोगों को भुगता दें। मैं तो बताया हमेशा से कि जी इन सारी बातों के लिए पाकिस्तान के अंदर कम से कम सिविल सोसाइटी, लीगल फ्रेटर्निटी, मीडिया वो कभी सपोर्ट नहीं करेगा। कोई आपका अपना बंदा भी नहीं सपोर्ट करेगा, ना कर सकता है, दिल से भी आपके साथ होगा। बहरहाल मैंने कहा जी मैं पेश कर दूंगा, अगर आप उसके ऊपर जो उसने कसूर किया वो मुकदमात चलाएं और वो उसको गिरफ्तारी दे, अदालत में पेश करें और मुकदमा चलाएं और सजा दिलाएं। अब इसमें कोई बंदा आता नहीं है। उन्होंने ज़ाहिर है कि हर एक के उनके बेशुमार हर एक के मफादात हैं। जब इसाक डार साहब यहाँ से बाहर थे, नवाज मियाँ साहब बाहर थे, तो हर एक को पता है मेरे क्या व्यूज़ थे। मैं जियो पे अपने प्रोग्राम में या दूसरे प्रोग्राम में जब भी बैठता था तो मैं वो कहते थे क्यों नहीं आते, मैं कहा बिल्कुल नहीं आना चाहिए। एक कानून अगर उनको इंसाफ नहीं देता तो उस कानून का एहतराम उन पर वाजिब नहीं है। ऐसे कानून से भागना शरन जायज़ है। ये मैं फ़िक्रा रटा दिया था इसाक डार साहब के हवाले से या मुस्लिम नून के उन लोगों के हवाले से जो कानून से जो दूर भाग गए थे या कानून की दस्तक से बाहर चले गए थे। अब जिन लोगों को कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए या कानून की रखवाले के तौर पे या आईन और कानून के नफाज के लिए उसके हिफाजत फराम कर लिए क्रिएट किया गया हो, अगर वो कानून को अपने हाथ में लें या कानून को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करें या अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल करें, तो ज़ाहिर है मैं तो ना पहले कभी सपोर्ट किया ना अब कभी सपोर्ट किया। तो उनको जब उन्होंने गिरफ्तार किया तभी मैंने उन्हें ये कहा, मैंने कहा जी अब आपने गिरफ्तार कर लिया है, जिसको मेरा ये ख्याल था कि जी अब इतना अरसा ज़ाहिर है उसने अपने आप को अलहदा कर लिया था और वो एक जहाँ भी था एक कोने खुदरे में कहीं बैठा था, आपने कर लिया, अच्छा किया। मेरी गुजारिश यही है कि उसको कानून के हवाले करते। मेरी गुजारिश ये है कि जो कसूर किया उसकी सजा दिलाए। मेरा बेटा है चाहे कुछ है, लेकिन ये कि आपके कोई
जो कोई एजेंडा है, तो चलो ये पहले भी लोग करते रहे, इससे ज़्यादा लोगों ने तकलीफ़ें उठाई हैं। मुझे इतना पता है कि कुरान की आयत मेरे लिए उतरी है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ताला किसी नफ्स को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता, नहीं देता अल्लाह ताला किसी नफ्स को तकलीफ़ जिसकी उसमें उठाने की सकत ना हो। अल्लाह ने जो तकलीफ़ है उसी मुझे सकत भी दे देगा। और मेरा ये ख्याल है कि इसके बाद जो है कुछ, मैं दुआ करता हूँ कि लोग जो है ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट होकर ना निकलें, क्योंकि जब आप ये तरीका आजमाते हैं तो चंद हफ्तों की, चंद महीनों की, चंद सालों की आसूदगी ज़रूर होती है। ये लॉन्ग टर्म इसके बड़े नुकसान उठाए हैं। अकबर बुकटी को हमने डील किया और उसके बाद आज तक खमियाजा उठा रहे हैं। क्राइसिस ये होता है कि जब नताइज निकलते हैं इन चीज़ों के, तो अगले बंदे जो है ना, अयूब खान ने जो वारदातें की थी, मशरक़ी पाकिस्तान याह्या खान के वक्त में अलहदा हुआ, तो उसको कोई याद नहीं करता। कहा जाता है जी फ़लाँ वजह से हो गया, फ़लाँ वजह से हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी एकेडमिक कैपेसिटी है ही नहीं। तो बहरहाल ये बात मैंने आज तक पहले शुरू किया है कि अपने मामलात नहीं करता हूँ, लेकिन ये मामला इतना उलझा हुआ है कि इस सिलसिले में मैं कोशिश करूँगा बढ़ चढ़ के बोलूँ, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून के मुताबिक मुझे अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। अगर इसमें कोई कबात है, अगर इसके अंदर कोई ख़राबी है, तो बहरहाल इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता हूँ। तो बाकी मैं परसों इस्लामाबाद था, वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब की तकरीब हल्फ़ वफ़ादारी थी। मुझे हकीकत है कि अनवारुल हक काकड़ साहब का वज़ीर आज़म बनना बहुत ही अच्छा लगा है। अनवारुल हक काकड़ साहब जो है मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े पुराने दोस्त हैं, और दोस्ती की वजह उनकी एक रासिख़ुल अक़ीदा थिंकिंग है, उनकी सोच है। ऑन ए लाइटर नोट, पिछले जुमे को मेरा कॉलम छपा है, तो और उससे पहले मैंने कई प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि जी गो यहाँ सलाम मशवरे हो रहे हैं जरदारी साहब के, नवाज शरीफ साहब के, बेशुमार चीज़ें जो हैं ज़ेर बहस आ रही हैं, नाम आ रहे हैं, फ्लोट किए जा रहे हैं, कुछ को पिटवाने के लिए फ्लोट किया जा रहा है, कुछ को मनवाने के लिए फ्लोट किए जा रहे हैं, उनके नाम सामने लाए जा रहे हैं। लेकिन राजा रियाज, जो कि आइन कहता है कि जो मशावरत होनी है राजा रियाज और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान होनी है, तो वो किसी खाते में नहीं है, उनको कोई खाता मशावरत के अंदर खुला ही नहीं है। इसके बावजूद मैं हतमी कहता हूँ कि नाम वही होगा जो राजा रियाज लाएगा। अल्लाह ने मेरे कॉलम में मेरे अल्फाज की लाज रख दी, और जैसा कि कई चीज़ों के अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी, एग्जैक्टली राजा रियाज साहब एक नाम लाए और नाम नाफिज हो गया। अनवारुल हक काकड़ साहब से मेरी शनाख्त बहुत पुरानी है। मैं इनको 2011 में सरफराज बुकटी, ये खालिद लांगू साहब, इन सारों के हिंदुस्तान के 8, 10, 12 बड़े ब्रिलियंट लोग थे, वो सेनेटर थे खालिद साहब, इनको तहरीक इंसाफ में शामिल कराने के लिए इमरान खान साहब से मैंने मिलवाया था। अभी भी मुझे किसी ने वो तस्वीर भेजी है, किसी ने मुझे तस्वीर भेजी है, तो मैं, मेरा ख्याल है कि आपके साथ भी शेयर कर लूँ उस तस्वीर को। अब ये फिर ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब की सियासत जो है, मैं तो 2012 में ही इमरान खान साहब की सियासत से कुछ अलहदा हो गया, और फिर उसके बाद सख्त नाक़िद हो गया। ये लोग भी वहाँ समा नहीं सके। लेकिन मेरी जब मीटिंग हुई तो अनवारुल हक काकड़ साहब जो थे, मुझे उनके अंदर एक ब्रिलियंस नज़र आई, एक इंटेलेक्ट नज़र आई, और पाकिस्तान के बारे में, बलूचिस्तान के हवाले से, पख्तून होने के हवाले से एक उन्हें क्लैरिटी नज़र आई। अच्छा, मैं दरमियान में एक और बात कहता जाऊँ कि मुझे ये जो पाकिस्तान की जो आइडियालॉजी है उसके बारे में हमारी एस्टेब्लिशमेंट को भी बड़ी क्लैरिटी है, लेकिन उनके 3-4 प्रॉब्लम हैं। उन्होंने वो ये क्लैरिटी जो है वो सिर्फ इस्तेमाल करते हैं वसीतर कौमी मफादात के लिए और नेशनल सिक्योरिटी के लिए, जहाँ उन्होंने अपना कोई मफाद हासिल करना हो। जनरल बाजवा साहब ने अपने मफादात के लिए फ़ौज को इस्तेमाल करना हो या अपने लिए अपनी ज़ात को बढ़ाना हो, तो इनके वो आइडियालॉजी और आइडियालॉजी की पर्दे में वो लोगों के साथ क्या से क्या बुरा सलूक करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जो लेटर स्पिरिट में जो हमारी फ़ौज पाकिस्तानी थिंकिंग है, वो बिल्कुल वही है कि जिसके ऊपर पाकिस्तान का नज़रिया, पाकिस्तान का वजूद, पाकिस्तान जिन खतूत के ऊपर इस्तवार होना था, उनके सामने उसकी एक बड़ी क्लैरिटी है।
एक और भी हमारी इंस्टॉलेशन का प्रॉब्लम है कि जो हमारे चीफ रहे हैं वो अमेरिका के परवरदा रहे हैं, उनके कई तो बराह रास्त पिट्ठू रहे हैं या उनके सबसर्विएंट रहे हैं, जहनी तौर पे वो उनके मुताबिक उन्होंने चलने की कोशिश की, तो ना चाहते हुए भी अमरीकी मफादात को यहाँ प्रमोट किया, जो कि हमारी नज़रियात की नफ़ी है। अनवर काकड़ साहब इन सबसे जो है बाला तार है, इतनी क्लैरिटी, लेकिन उनके पास उनके जो हदूद व कुयूद थी वो बहुत ज़्यादा थी। एक सेल्फ मेड आदमी है, यकीन जानो कि उस बंदे ने पता नहीं कहाँ से लाइफ शुरू की है, स्ट्रगल करते 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 इतना मकाम पैदा किया है कि जब वो सेंटर बने तो भी मेरा ख्याल है कि उन्होंने बहुत बड़ा मार्का कर लिया था। लेकिन जिसको अल्लाह ताला ने जिसके लिए एक रास्ता बनाया होता है, अल्लाह ताला ने जिसके लिए स्कीम ऑफ थिंग्स बनाई होती है, उनको देखें कि वो बिल आखिर आके पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बन गए। और सारे लोग उसमें नहीं कि उनको उन्होंने कहा क्यों बने, लेकिन इस लिहाज से कि उनको खुशगवार हालत हुई कि कोई इम्कान नहीं और ये बन गए। मेरे नज़दीक तो जो इलेक्शन वगैरह जो हैं वो तो निगरान हुकूमत के ऊपर कोई दोष नहीं है। आपने देखा नहीं है कि जब 2018 25 जुलाई को RTS बैठा और इमरान खान साहब को बेईमाना तरीके से जितवाया गया, तो कौन जिम्मेदार थे? जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद। किसी ने कहा कि उस वक्त के वज़ीर आज़म निगरान वज़ीर आज़म थे जस्टिस नासिर मुल्क, किसी ने कहा नहीं। किसी का भी, उससे पहले खोसो साहब थे जो पिछली दफ़ा आए थे 2013 के अंदर, किसी ने कहा कि उनके कोई ऐसी, इमरान खान साहब ने जो कहा जी बड़ी धांधली हुई है, किसी ने कहा कि खोसो साहब जिम्मेदार है। निगरानों को ना वो करता है ना उसके बारे में उनको पता होता है कि ये सारे मामला अगर हुए को ख़राबी तो एस्टेब्लिशमेंट करेगी। वैसे भी इस इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ने होना नहीं है, चुनाचे कोई इस तरह के इल्ज़ामात भी नहीं लग रहे। इलेक्शन जो है शायद 6, 7, 8 महीने लंबे हो जाएँ। अगर इमरान खान साहब को सज़ा ना मिली तो मैं पहले कई दफ़ा कह चुका हूँ, दोबारा दोहरा रहा हूँ, तो फिर और अदालतों ने कोई रुकावट डाली तो इस मुल्क में माशरा भी लग जाएगा। अल्लाह करे कि इस चीज़ को हम अवॉइड कर सकें, अल्लाह करे कोई ऐसा वाया मीडिया रहे कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है उसकी भी तालीफ़ कल्ब हो सके और मामलात भी आइन और कानून का किसी न किसी तरीके से वो भी जो है इंटैक्ट रहे। क्योंकि पाकिस्तान में अगर कोई एक एडवेंचर हुआ तो ये मुल्क नहीं बचेगा और फिर अल्लाह ना करे इससे वाक़यात हो जाए तो फिर आप जो है कुछ कर नहीं सकते कि आप पछता है क्या हो जब चिड़िया चुप गई के। तो इमरान काकड़ साहब जो हैं वो इंतहाई सच्चे मुसलमान, बड़ी क्लियर कट उनकी पाकिस्तान के बारे आइडियालॉजी है। क्या इजाज़म को इकबाल के बारे में जो उनके तस्वुरात है, मेरा ख्याल है कि मेरा तो दुआ दिल करता है अल्लाह करे मेरी भी ऐसे ही तस्वुरात हों और इस क्लैरिटी के साथ हों। बहुत ही पाकिस्तान की तारीख़ से कमा हक़ो वाकिफ़, उनको पूरा उसका इदराक है, उसके अंदर उन्होंने झांका हुआ है और सारा जो है उन्होंने उसको खंगाला हुआ है। मेरा ख्याल है कि अगर इस ओहदे से ओहदा बरा होने के बाद जो पब्लिक में आते हैं तो जो पाकिस्तानी कौम को इतना बड़ा कौमी स्टेचर का एक कौमी लीडर मिलेगा और वो भी बलूचिस्तान से मिलेगा, तो ये सौदा बुरा नहीं है। खुश आमदेद अनवर काकड़ साहब, आप इंशाअल्लाह उम्र आपकी साइड पे है, आप नौजवान हैं और इस ओहदे के बाद जो आपको मकाम या जो आपका एक स्ट्रेचर जो जिस मकाम को बुलंदी को छुएगा उसको आप पाकिस्तान के बेहतरीन मफादात के लिए आप इस्तेमाल कर सकें। हमारा